Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dhaiya. Today we will discuss the new topic of class 12th Indian politics, that is the politics of planned development. इंडिया ने जब ये डिसाइड करा कि अब हमें इंडिया को डेवलप कराना है तो उसने अलग अलग चैलेंजेस फेस करे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो फर्स्ट चैलेंज फेस करा, जो इंपॉर्टेंट चैलेंज था, वो था टू सेटअप नेशन दैट इज यूनाइटेड। एक ऐसा नेशन सेटअप करना है जो यूनाइटेड हो, जहां पे सब लोग मिलजुल के रहें। इन सेकेंड चैप्टर वी डिस्कस द चैलेंज ऑफ सेटिंग अप ऑफ गवर्नमेंट दैट विल वर्क ऑन द डेमोक्रेटिक लाइंस। एक ऐसी गवर्नमेंट सेटअप करना जो डेमोक्रेटिक लाइंस पे चले, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस करे, ठीक है, सो दैट हर एक ग्रुप को इक्वालिटी मिले, हर एक ग्रुप को अपॉर्चुनिटी मिले डेवलप होने की। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को एंश्योर कराना है ओवरऑल डेवलपमेंट, ऐसा हर एक ग्रुप के लिए डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आए। So let's start with the case study of Odisha. So Odisha has one of the largest iron ore reserve in the country. Odisha के पास में one of the largest iron ore reserve है country के अंदर, and iron ore is used to manufacture in the steel. और steel एक basic raw material है in the process of development. कोई भी development projects introduce कराने हैं, industry setup करनी है, machinery बनानी है, तो उस सब में steel की requirement होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर से, सो दैट वो अपने वहां पे प्लांट आके सेटअप कर सके स्टेट के अंदर। ठीक है, वहां पे आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सके एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। एंड दिस विल हेल्प स्टेट टू अर्न रेवेन्यू एंड इनिशिएट फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सो दैट वहां पे फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशिएट हो जाए। इसके दो एडवांटेजेस होंगे। It will bring capital investment. This capital investment ultimately help in the state to earn revenue. And second is to provide employment. Employment opportunities आएंगी लोगों के पास में, and ultimately it will help in raising their economic standards. So these are the advantages of setting up of industries, setting up of steel making industries in the state of Odisha. On the other hand, there are some disadvantages also. For example, tribal fear of displacement and cultural distortion. Actually जब कोई भी इंडस्ट्री आती है तो वहां पे जो लोकल लोग रहते हैं, स्पेशली द ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको वहां से डिस्प्लेस करके नई जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस उनका जो कल्चर है वो डिस्टॉर्ट होता है, बिकॉज देयर इकोनॉमी, देयर कल्चर, देयर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। इकोनॉमिकली वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, कल्चरली वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। उनकी डेली अर्निंग्स वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से होती है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अपन देखते हैं, हनी वगैरह, लीव्स वगैरह, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सो दे यूज टू सेल दिस टाइप ऑफ कमोडिटीज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड अर्न देयर डेली लाइवलीहुड। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगी, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी, उसकी वजह से पोल्यूशन होगा, फॉरेस्ट कटिंग होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन कंसर्न्स बहुत हाई हो जाएंगे। तो अलग अलग इस वजह से दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए। ग्रुप वन, दोज हु वांट टू सेट अप द इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, एंड ग्रुप टू, दोज हु आर नॉट इन फेवर ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। सो ग्रुप वन is basically want economic development. तो ग्रुप वन क्या चाह रहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ग्रुप वन इज फोकसिंग। ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है ग्रुप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाह रहा, बट दे डू नॉट वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, सो ग्रुप टू में ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रुप के लोग हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनजीओ वर्कर्स हैं, दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इन फर्स्ट देयर इज ओनली बिजनेसमैन, उनका मेन पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग। सो बेसिकली ग्रुप वन में कौन से लोग हैं? जो बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं। ग्रुप टू में कौन है? जो सोशलिस्ट लोग हैं, जिनकी थिंकिंग सोशलिस्ट लाइंस पे चलती है। दे आर नॉट मेयरली फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट बट ऑल्सो फोकसिंग ऑन द सोशल एनवायरमेंटल benefits of the people. That's why they are not in favor of setting up of industries in the state of Odisha. So अब इन लोगों के बीच में गवर्नमेंट ने डिस्कशंस करवाने स्टार्ट करे, डिबेट करवानी स्टार्ट करी। उनसे लोगों ने, गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने सजेशंस लिए, एंड दे देमसेल्फ ट्राई टू परसुएट द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने ट्राई करा
कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह वो मनाएं, परसुएड करें, सो दैट क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन ही होना है. वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी. यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो कंट्री को लीड कर रही है. वो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी अपन ने किसको दी है? गवर्नमेंट को. तो अल्टीमेट डिसीजन will be the political decision. So these group try to persuade the political representatives to make political decisions in the favor of any group, group 1 or group 2, that we have already discussed in the previous slide. This is the group 1 and this is the group 2. तो इन दोनों ग्रुप्स ने ट्राई करा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मनाने के लिए, परसुएड करने के लिए, टू टेक डिसीजन इन देयर फेवर, बिकॉज अल्टीमेट डिसीजन will be the political decision. So both groups try to persuade the government, and on the basis of the decision taken by the government, governments can be divided into various ideology: right ideology, left ideology, and central ideology. So what is left ideology? In case ग्रुप 1 के फेवर में किसी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, ग्रुप 1 इज द कैपिटलिस्ट ग्रुप, दैट ग्रुप whose main motive is only the profit making. अगर गवर्नमेंट ने उनके फेवर में कोई भी डिसीजन लिया, that means that government merely focusing on the economic development. So we can say that government is actually running on the path of capitalist ideology, working on the path of capitalist ideology. On the other hand, if government favoring the second group wants to take decision suggested by the second group कौन सा था? सोशलिस्ट लाइन पे चलने वाला. ऐसे लोग थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उसमें एनजीओ वर्कर्स थे, ऐसे लोग थे जो ट्राइबल्स को सपोर्ट करते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को सपोर्ट करते थे, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए काम करते थे. तो उन ग्रुप्स ने किसको फेवर करा? तो ऐसी गवर्नमेंट जो उन ग्रुप के सजेशंस को मान रही है, दैट मींस दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द सोशलिस्ट लाइंस. That government is actually working on the socialist ideology. But at the time of independence, हमारे को दोनों ही चीजों की जरूरत थी. We want economic development as well as protection to the forest dwellers and protect our environment also. So उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया को लीड कर रही थी. तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ट्राई करा to make synthesis of both the ideology. On one hand, they take important elements from the capitalist ideology, and on the other hand, they just fetch or take important and beneficial elements from the socialist ideology and make synthesis of both the elements. And that ideology is called as the center ideology. So Congress government tried to work on the central ideology, that is the mix of both capitalism and socialism. So Congress party or other parties like this believe in both market economy and private ownership along with the social welfare. So they are basically focusing on both the social welfare as well as the economic development. So this type of government is actually working on the center ideology. On the other hand, right ideology, we all know, believe in free competition and market economy and no interfere in the economy by the government. Similarly, in the left ideology, they work in the favor of poor and downtrodden sections. ठीक है? And this ideology, equal distribution of wealth, and there is no concept of private property. लेफ्ट आइडियोलॉजी में पुअर डाउनट्रोडन सेक्शंस के लिए काम करते हैं. ठीक है? दे बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ऑन द अदर हैंड, राइट आइडियोलॉजी, फ्री कॉम्पिटिशन एंड गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी विल वर्क ऑन द फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी. So at that time, India was focusing on the center ideology because India needs a balanced growth. On one hand, India needs economic growth. On other hand, India needs the development of the downtrodden section, security, social security, environmental security. That's why India focusing on the center ideology. Similarly, उस टाइम पे एक ऐसा भी ग्रुप था जो बहुत फोर्सफुली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा था
to implement their plan to set up the planned economy in the country, and plan that was suggested by that group popularly known as Bombay Plan. So it was suggested by the group of industrialists in 1944. So why government dropped that plan? What was the problem with that plan? Actually, the main problem with that plan was कि that plan actually focusing only on the industrial growth. बट उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी 70% से ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी. उनकी जो डेली अर्निंग्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से थी. सो गवर्नमेंट वांट कि सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना है रादर देन हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करेंगे. सबसे पहले वी हैव टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट, बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड प्रोडक्शन. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ड्रॉप दैट plan suggested by the group of industrialists, because they are actually focused on their own profit making. Their main focus is profit. That's why government dropped that plan. So planning commission. Now अब इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हमें एक ऐसी प्लानिंग करनी है that will ultimately leads to the balanced growth of India. So इंडिया की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एक प्लानिंग कमीशन, एक बॉडी इंट्रोड्यूस कराई सो दैट वो सजेशंस दे सके गवर्नमेंट को कि हमें किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, किस सेक्टर के डेवलपमेंट पे फोकस करना है. सो अकॉर्डिंगली प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट. सिंपल डिसीजन से इसको एस्टेब्लिश करा 1950 में. एंड इट वाज द सेंट्रल बॉडी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये एक सेंट्रल बॉडी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी, और उसको मेनली हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे along with his team. So main function is to decide the path and strategy for development. So main function is to decide the path and strategy for development of country. It has only advisory role. Its recommendation become effective only when union cabinet give approval to them. जो भी suggestions देगा प्लानिंग कमीशन, वो suggestions बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी नेचर के हैं. गवर्नमेंट चाहे तो उनको ड्रॉप कर सकता है. गवर्नमेंट को लगेगा अगर नहीं ये फेवर में नहीं जा रहा है डेवलपमेंट के, बैलेंस ग्रोथ के, तो गवर्नमेंट उसको ड्रॉप कर सकती है. देयर इज नो बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट ऑल द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन. जब तक कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं करेगा, दैट डिसीजंस कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड. एंड हाउ प्लानिंग कमीशन वर्क? प्लानिंग कमीशन वर्किंग बेस्ड ऑन 5-year प्लान. ये एक डॉक्यूमेंट है जो कमिटी जो थी प्लानिंग कमीशन की वो बनाती थी 5-year प्लान, एंड दैट 5-year प्लान इज एक्चुअली ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट वर्क ऑन दैट प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द कंडीशंस. एंड दैट 5-year प्लान बोरोड फ्रॉम द यूएसएसआर. उस टाइम की यूएसएसआर में जो गवर्नमेंट थी वो भी 5-year प्लान्स की तरह एक डॉक्यूमेंट बनाती थी, सो दैट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके, सस्टेनेबल प्लानिंग हो सके कंट्री के अंदर. So that's why government on the lines of USSR adopted the 5-year plan in the planning of country. So what is actually a 5-year plan? It is a document prepared by the government of India that consists plan of all its income and expenditure for the next 5 years. Next 5 years में कहाँ से उसकी इनकम आएगी और किस किस सेक्टर में उसको खर्च करना है, स्पेंड करना है, that is actually planned in the and written in the 5-year plan, mentioned in the 5-year plan. And on that basis the plan budget is divided into 2 categories. कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ का एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ स्पेंड होगी वो इनकम. अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से जो बजट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज द नॉन प्लान बजट एंड प्लान बजट. ऐसे सारे स्पेंडिंग्स एक्सपेंडिचर जो 5-year प्लान में दे रखे हैं, जो पहले से ही प्लान्ड हैं, दैट इज अंडर द प्लान बजट. एंड ऑल दोज एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग्स ऑन द रूटीन आइटम्स आर अंडर द नॉन प्लान बजट. जो पहले से ही प्लान्ड हैं चीजें, उस पे जो खर्चे होंगे दैट इज अंडर द प्लान बजट, और जो भी डेली आइटम्स, रूटीन आइटम्स पे जो खर्चे होंगे
एक्सपेंडिचर्स होंगे दैट इज अंडर द नॉन प्लान बजट. द नेक्स्ट इज वेरियस 5 ईयर प्लान्स. तो अलग अलग टाइम पे 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस कराया इंडिया के अंदर. First 5 year plan was introduced in 1951 and the second 5 year plan was introduced in 1956 with the gap of 5 years, and third 5 year plan introduced in 1961 again with the gap of 5 years. But the fourth 5 year plan was not introduced with the gap of 5 years, rather it was introduced with the gap of 8 years. So what was the reason behind this? The main reason behind this was, the first reason was the China War of 1962, and the second was India-Pakistan War of 1965, and the third reason was the drought. उस टाइम पे सूखा पड़ा था ड्यू टू मॉनसून फेलियर. So because of these three reasons, India was facing economic failure in the country. That's why India take a gap of 3 years in introducing the fourth 5 year plan, and that gap is popularly known as the plan holiday, and that gap is actually a plan holiday. थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में जो फोर्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस कराने में जो टाइम पीरियड का जो गैप आया 3 इयर्स का, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फेलियर इन द कंट्री, बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस, दैट इज नोन एज द प्लान हॉलिडे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. First 5 year plan. So first 5 year plan was introduced by the K.N. Raj. So K.N. Raj was not the only person who is introducing it. Actually, K.N. Raj was the chairman of the committee who is framing the 5 year plan. So he was the chairman of committee. He was the chairman of committee that was framing the first 5 year plan, and main aim is to take out country from the cycle of poverty and raise level of national income, to get the country out from the cycle of poverty and raising level of national income. अब क्योंकि पूरी की पूरी ज्यादातर 70% से ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें इसी सेक्टर पे फोकस करना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सो दैट लोगों को एक बेयर मिनिमम इनकम उनकी फिक्स हो सके, और इससे फायदा क्या होगा, कंट्री को, कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी इन द फूड प्रोडक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एम था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना, और उसके लिए क्या करना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और डैम्स का कंस्ट्रक्शन कराना है. डैम्स का कंस्ट्रक्शन कराना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना है, सो दैट प्रॉपर टाइम पे वाटर फैसिलिटीज मिले, आउटपुट बढ़े एग्रीकल्चर से, एंड दैट विल अल्टीमेटली रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. सो दिस वाज द फर्स्ट एम in the first 5 year plan that was given by the K.N. Raj. And the main key findings is, the plan identified the pattern of land distribution as the main obstacle in the way of agriculture growth. Agriculture growth किस वजह से नहीं हो रही? Because of the pattern of land distribution. And what was the pattern of land distribution at that time? Actually, at that time, the land was holded by a small group of people. That is because of the British rule. That is because of the जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम की वजह से जो सारी की सारी लैंड थी जमींदार होल्ड करते थे, और सारा का सारा प्रॉफिट दे विल फेच फ्रॉम द लेबर्स दैट आर वर्किंग ऑन देयर फील्ड्स. सो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाज द मेन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ. तो उन्होंने सजेस्ट करा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में about the land reforms, redistribution of land. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सजेशंस दिए लैंड रिफॉर्म्स के,
so that to deal with the problem of land distribution. वापस से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करो, एंड जो स्मॉल लेबर्स हैं उनको जमींदार से लैंड लेके छोटे जो लेबर्स हैं उनको लैंड दे दो, सो दैट दे देमसेल्फ अर्न सम लाइवलीहुड फ्रॉम द फार्मिंग और फ्रॉम एग्रीकल्चर. Second 5-year plan. Second 5-year plan introduced by the committee under the chairmanship of P.C. Malanobis. And one thing I want to mention, just before the second 5-year plan, meeting was held by the Congress party in the city of Awadhi. This is the city in the Madras. ठीक है. And in that session, in that meeting, Congress decided to govern the state, to govern the country on the lines of socialism, on the socialist ideology, so that हर ग्रुप को अपॉर्चुनिटी मिले डेवलप होने की, एक बैलेंस्ड ग्रोथ एंश्योर हो सके कंट्री के अंदर. दैट्स व्हाई इन अवादी सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू रन द गवर्नमेंट ऑन द सोशलिस्ट लाइंस. सो जैसे ही ये डिसाइड करा गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने, कि हमें अब सोशलिस्ट लाइन पे वर्क करना है, तो सेकंड 5-year प्लान्स में एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे डिसीजंस लिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा अब उसमें मेजर ओनरशिप किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी. एंड मेन फोकस रहा इंडस्ट्रीज के ऊपर. हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, मशीनरी, कम्युनिकेशन. एंड गवर्नमेंट वांट डेवलप पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप होगी. ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप होगी, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है, जिसमें लेबर लॉस के अकॉर्डिंग काम होंगे, टाइम टू टाइम लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. ठीक है, उनको फिक्स आवर काम करना होगा एंड दे विल फोकस ऑन देयर financial as well as social growth. So accordingly BHEL and HAL came into existence. Bharatiya Heavy Electrical Limited and Hindustan Aeronautical Limited. These are the PSUs came into existence in the second 5-year plan. Public sector undertakings. This is the public sector undertakings. Those industries which have share of government. Advantages of 5-year plan. So what was the advantages of 5-year plan? What was the advantages of introducing 5-year plan in the process of planning of country? So it helps government to make long term changes in the economy. ऐसे changes करने के लिए help करता है 5-year plan that will sustain for a long period of time. ठीक है, ऐसे changes जो बहुत लंबे टाइम तक exist करेंगे. ठीक है, and country की economic growth में help करेंगे. It helps in the balanced growth of all the sectors of economy, because each and every 5-year plan is actually focusing on different sector. हर 5-year plan एक अलग सेक्टर पे फोकस करता है. तो थ्रू 5-year plan तुम एक सेक्टर पे 5 years, दैट इज लॉन्ग पीरियड, तो किसी भी एक सेक्टर पे तुम काफी लंबे टाइम के लिए फोकस कर रहे हो. तो हर सेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रो करने का चांस मिलेगा. और उस सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, उस सेक्टर से जो कनेक्टेड हैं लोग, उनका भी अल्टीमेटली ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा. इट हेल्प टू प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट इन द की सेक्टर्स. अब कोई भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के लिए एक प्रायोरिटी होती है कि किस सेक्टर को प्रायोरिटी वाइज रखें डेवलपमेंट के लिए. जैसे इंडिया में सबसे पहले हमने किसको दी, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. तो 5-year प्लान में तुम कौन से सेक्टर पे फोकस कर रहे हो, इट एक्चुअली प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. यूएसएसआर की बात करोगे तो वहां पे इंडस्ट्रीज को ज्यादा फोकस करा था 5-year प्लान में. प्रायोरिटाइज की प्रायोरिटी किसको दी थी, इंडस्ट्रीज को, बिकॉज दे वांट टू फर्स्ट डेवलप देयर इंडस्ट्रीज, दे वांट टू बिकम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. तो बट इंडिया ने किस पे करा, एग्रीकल्चर पे फोकस करा, क्योंकि ज्यादातर लोग सब इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर के अंदर. It helps in the coordinated action to face critical challenges efficiently. एक coordinated efforts, सारे के सारे जो
गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आएगा टुवर्ड्स द वन सेक्टर एंड दैट विल एक्चुअली एनहेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. So this is the main advantage and the last is it can attract both private and public investment. कौन से सेक्टर में कितना परसेंटेज होना चाहिए प्राइवेट ओनरशिप का, कितना होना चाहिए गवर्नमेंट ओनरशिप का या पब्लिक ओनरशिप का या फिर प्राइवेट ओनरशिप का. तो अकॉर्डिंग टू द सेक्टर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें ज्यादा ओनरशिप किसकी रखनी है, प्राइवेट की या फिर पब्लिक ओनरशिप की. So that's it. The rest of the topics I will discuss in the part 2. Thank you.